स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर आगे होने वाली परीक्षा यानी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय से संबंधित एक सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग की चर्चा चल रही है महाद्वीपों के अपवाह तंत्र पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग किस महाद्वीप के अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूरोप महाद्वीप यानी कि कहा जाए यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों पर चर्चा करेंगे। यह इसका पहला भाग है, पार्ट 1 है, क्योंकि यूरोप में लगभग में 51 जो है स्वशासित देश हैं। तो अब उनके पूरे यूरोप के अपवाह जो है तंत्र को पढ़ने में आपको एक वीडियो में लंबा भी चला जाएगा और चीज़ें थोड़ा कम ध्यान में रहेंगी। क्यों? क्योंकि विश्व का दूसरा सबसे, अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप हम लोगों को यूरोप के रूप में दिखाई देता है, जिसकी अवस्थिति हम लोगों को भूमध्य रेखा के ऊपर या कहें उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देती है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 51 देश हैं, स्वशासित देश हैं, जिनका शासन खुद के द्वारा ही चलता है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से या कहें सबसे बड़े देशों की अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर पर है रशिया, दूसरे नंबर पर है यूक्रेन, तीसरे नंबर पर है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। जबकि सबसे छोटे देशों को लेकर अगर हम लोग बात करें कि यूरोप महाद्वीप के सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं, तो वेटिकन सिटी के रूप में हम लोगों को इटली में एक छोटा सा दिखाई देता है भाग, जिसे बहुत जब हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हम लोग देखते हैं। दूसरा है मोनाकाओ, तीसरा है सैन मोरिनो, इटली के ही पास ये भी हम लोग को दिखाई देता है। जबकि मोनाकाओ जो है यह आप लोगों को फ्रांस के साथ सीमा लगाते हुए भूमध्य सागर के पास दिखाई देगा। अब बात आती है कि सर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग किन किन यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा करेंगे, या यूरोप की जब भी हम महत्वपूर्ण नदियों की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख नदियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके खास तौर से राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अगर आप लोग देखेंगे तो यूरोप की कई नदियों का नाम आप लोगों ने पूर्व में ही सुना हुआ होगा, जैसे वोल्गा नदी, जैसे डेन्यूब नदी, जैसे नीपर नदी, जैसे यूराल नदी। इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो आइए चलिए जरा देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम लोग यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों को एक ही यूरोप के मैप के अंतर्गत देखेंगे, फिर उसके बाद प्रमुख नदियों को अलग अलग मैप पर देखेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है यह पूछा जा सकता है, किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ उसका मुहाना है यह पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा गया है कि किन देशों की सीमा से होती हुई अपवहित होती है। तो इसलिए हर नदी को हम लोग अलग अलग मैप पर भी देख रहे हैं। आई होप आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए आइए जरा एक बार पहले पूरे यूरोप की नदियों को एक ऐसे ही हम लोग रफ दिमाग से देख लेते हैं। क्या ये पूरा यूरोप का मैप है? ये स्कैंडिनेविया क्षेत्र है, जहाँ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहाँ आपको दिखाई देगा। यह रूस का क्षेत्र दिखाई देगा यहाँ पर आप लोगों को, और आप देखेंगे क्या यहाँ पर यूराल पर्वत श्रेणी आपको दिखाई देगी। यूराल पर्वत श्रेणी यह आपको कैस्पियन सागर दिखाई देगा, कैस्पियन सागर। फिर आप देखेंगे यहाँ आपको कॉकेशस पर्वत दिखाई देगा, और कॉकेशस पर्वत पर ही यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है, आपको पता होगी। फिर यह आपको यहाँ अजोव सागर दिखाई देगा, यह काला सागर दिखाई देगा आप लोगों को। यहाँ देखेंगे तो एजियन सागर, क्योंकि दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर के भी कई सागर हैं, यानी इसके भी कई भाग हैं, जैसे एजियन सागर, आयोनियन सागर, टायरेनियन सागर, लिगुरियन सागर, एल्बरॉन सागर। यह सब भूमध्य रेखीय सागर के ही या कहें कि मेडिटेरियन सी के ही भाग हैं। तो चलिए आइए नदियों को अगर आप लोग देखेंगे तो यह वोल्गा नदी आप लोगों को रूस से उद्गमित होती हुई दिखाई दे रही है, और यह नदी अपवहित होते हुए पहले पूरब की ओर फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद यह पुनः फिर पूरब की ओर मुड़कर कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी, किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपको डेन्यूब नदी दिखाई देगी। विश्व के 10 देशों में अपवहित होने वाली यह नदी है डेन्यूब नदी। नील नदी के बाद दूसरी ऐसी नदी जो विश्व के
कई देशों से होकर गुजरती है। नील नदी 11 देशों से होते हुए गुजरती है, यह 10 देशों से अपवहित होती हुई जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह नदी का उद्गम होता हुआ दिखाई देगा अपलेशियन पर्वत के उत्तर में, फिर यह नदी पूरब की तरफ अपवहित होगी, फिर हंगरी में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी और फिर पूरब की ओर अपवहित होते हुए यह नदी काला सागर में अपना जल विसर्जित करेगी। ऐसे ही काला सागर में देखेंगे आप तो नीपर नदी भी रूस से ही उद्गमित होगी और अपना जल काला सागर में ही विसर्जित कर देगी। डॉन नदी भी रूस से ही उद्गमित होगी, लेकिन यह अजोव सागर, काला सागर का ही एक भाग है, अजोव सागर, यहाँ अपना जल विसर्जित करेगी। काला सागर का नाम काला सागर इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसके समीपवर्ती जो मृदा है, जो अवसाद है, उस मृदा का इन नदियों के द्वारा बहाकर इसी काला सागर में निक्षेपण होता है, जिसकी वजह से इसका जल काला है और इसीलिए इसे काला सागर के नाम से भी जानते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। फिर आगे बात करते हैं, इधर देखेंगे तो राइन नदी आपको दिखाई देगी, इधर एल्ब नदी, इधर ये ओडर नदी जो कि बाल्टिक सागर में, राइन नदी और एल्ब नदी उत्तरी सागर में अपना जल विसर्जित करती हुई दिखाई देंगी। इधर लियोर नदी आपको दिखाई देगी, बिस्के की खाड़ी में यह जल विसर्जित करती दिखाई देगी। इधर रोन नदी दिखाई देगी जो लिगुरियन सागर या कहे भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जित करती है। और इसी रोन नदी पर ही, इसी नदी बेसिन घाटी क्षेत्र में ही रूर नदी पर कोयला भंडार बहुत बड़े स्तर पर पाया जाता है और इसी कोयला भंडार के कारण, रूर नदी के कारण ही विश्व में जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ बड़े बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को उस देश का रूर कह दिया जाता है। इसका उत्तर अब आप लोग मुझे देंगे कि बताइए भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। रूर मतलब कोयले का भंडार बहुत बड़े स्तर पर होगा। तो चलिए अब हम लोग इन सभी नदियों को एक एक करके अलग अलग मैप में देखते हैं, अलग अलग मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी का उद्गम रूस से होता है। कहां से होता है? रूस से इस नदी का उद्गम होता है। रूस में एक पहाड़ी है जिसका नाम है वल्दई पहाड़ी, वहीं से ही इस नदी का उद्गम होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है यहां, ठीक है ना, यही ही पहाड़ी है वल्दई पहाड़ी, वहीं से ही हमें दिखाई देता है। वल्दई हिल्स रूस में है ये। यहां से इस वोल्गा नदी का उद्गम होता है। यह उद्गमित होने के बाद दक्षिण की तरफ चलती है, फिर पूरब की तरफ चलती है और फिर यह दक्षिण की ओर अपवहित होते हुए, फिर पूरब की ओर अपवहित होते हुए कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। कौन? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यूरोप के आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण नदी। इस नदी की दो प्रमुख सहायिकाएं हैं। एक दाहिने ओर से देखेंगे तो ओका नदी जिसके समीप ही मॉस्को नगर आपको दिखाई देगा, और बाईं ओर से देखेंगे तो कामा नदी वोल्गा नदी की सहायक नदी के रूप में आप लोगों को दिखाई देगी। एटलस को ध्यान से खोल के देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। अब अगर आप लोग इस नदी बेसिन के विस्तार को देखते हुए चलेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से इस नदी का विस्तार समझ में आएगा कि यह नदी मुख्य रूप से रूस में अपवहित होती हुई आपको दिखाई देगी। बेसिन क्षेत्र इसका रूस में आप लोगों को दिखाई देगा। तो उद्गम कहां से? वल्दई हिल्स से रूस में। मुहाना कहां है? कैस्पियन सागर, यूरोप की सबसे लंबी नदी, क्योंकि रूस ऐसा देश है जिसका पश्चिमी भाग यूरोप के ही अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम वेल्दई हिल से होता है और यह आर्थिक दृष्टि से भी यूरोप के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में है। इसकी दो सहायक नदी हैं, दाईं ओर से ओका नदी और बाईं ओर से कामा नदी। चलिए आइए नेक्स्ट, और मॉस्को मैंने आपको बताई दिया, यहां आपको दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेन्यूब नदी पर। किस पर? डेन्यूब नदी। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी यूरोप को ध्यान में रखते हुए। इस नदी का उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, देखा होगा आप लोगों ने, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यहां जर्मनी में आपको दिखाई देगा, जर्मनी की सीमा पर ब्लैक फॉरेस्ट, वहीं से इस नदी का उद्गम होता है और यह नदी अपना जल काला सागर में विसर्जित करती है। कहां? काला सागर में। अब है क्या कि ब्लैक फॉरेस्ट के पास में, इस पर्वत के पास में
दो नदियां हैं, इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा ही डैन्यूब नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? डैन्यूब। अब यह कौन सी दो नदियां हैं जिनके संयुक्त धारा से इसका निर्माण हुआ है? एक है ब्रिगैच नदी और दूसरी है ब्रैग नदी। इन दोनों की संयुक्त धारा से ही डैन्यूब नदी का क्या हुआ है, जो है निर्माण हुआ है। इन दोनों का संगम ही डैन्यूब नदी का निर्माण करती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। यह यूरोप में अगर हम लोग बात करें तो दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। यह एक ट्रांस कॉन्टिनेंट, या कहें ट्रांस कॉन्टिनेंट नहीं, ट्रांस कंट्री, यानी कि कहा जाए एक से अधिक देशों में अपवहित होने वाली नदी है। यह विश्व की दूसरी, यूरोप की दूसरी तो सबसे लंबी है ही, विश्व की दूसरी सबसे ऐसी लंबी नदी है जो सबसे अधिक देश यानी 10 देशों से अपवहित होती है। तो पहले नंबर पे कौन सी है? नील नदी है, वो 11 देशों से अपवहित होती हुई जाती है। अगर आप देखेंगे तो यह नदी आप लोगों को जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया से अपवहित होते हुए हम लोगों को यह दिखाई देती है। यानी ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया से भी होती है, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, माल्डोवा और यूक्रेन से यह नदी अपवहित होती हुई दिखाई देती है। इस नदी के किनारे क्या कोई प्रमुख नगर है? जी हां, मैच कराने के लिए आते हैं कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। तो आइए देखिए, म्यूनिख नगर आप लोगों को दिखाई देगा, जर्मनी का। फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना भी डैन्यूब नदी के किनारे ही है। फिर हंगरी का प्रमुख शहर बुदापेस्ट, यह भी डैन्यूब नदी के ही किनारे है। फिर आप लोगों को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, यह भी अगर आप देखेंगे तो डैन्यूब नदी के ही किनारे अवस्थित है। फिर आप लोग देखेंगे रोमानिया का बुचारेस्ट, यह नगर भी डैन्यूब नदी के किनारे ही हम लोगों को दिखाई देता है। तो अब आप लोगों से इस नदी के उद्गम, इस नदी के मुहाने, इस नदी पर अवस्थित प्रमुख नगर, इनको लेके अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको इन प्रश्नों का जवाब देना होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। और यह बातें मैंने यहाँ लिख भी दी हैं। यह नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे अधिक देशों से अपवहित होने वाली नदी है। कितने देशों से? 10। नील नदी 11 देशों से होती है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण नदी है। यूराल नदी। जी हां, यूराल नदी पर अब हम लोग बात करेंगे। यूराल नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो इस नदी का उद्गम होता है यूराल पर्वत के समीप से, जो कि एशिया और यूरोप के सीमा पर अवस्थित है। सीमा का निर्धारण करता है कुछ भाग, तो यही ही यह यूराल पर्वत है। इसी यूराल पर्वत, ये रूस का भाग है और इधर आप लोग देखेंगे तो यह कजाकिस्तान है। तो यह नदी रूस में यूराल पर्वत के समीप से उद्गमित होती है, दक्षिण की ओर चलती है, फिर कजाकिस्तान की सीमा से कुछ दूर अपवहित होती है, फिर पुनः रूस में अपवहित होकर पुनः कजाकिस्तान में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और कैस्पियन सागर में यह अपना जल विसर्जित करती है। कहाँ? कैस्पियन सागर में। यानी कि यह नदी रूस और कजाकिस्तान देशों से अपवहित होती है। इस नदी का जो बेसिन है वह यही है। अब दिमाग में आए कि सर यूराल पर्वत में भी कहां? तो माउंट कुर्गलाया के समीप से, यूराल पर्वत पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम है कुर्गलाया। कुर्गलाया के समीप से ही इस नदी का उद्गम होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। किसका? यूराल नदी का। 2 देशों में अपवहित होती है। नेक्स्ट कौन सी नदी है? नेक्स्ट है नीपर नदी। जी हां, नीपर नदी। नीपर नदी का भी उद्गम वेल्दई पहाड़ी रूस से ही होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। वेल्दई पहाड़ियों से, यहां से रूस, ये है रूस, ये है बेलारूस, ये है यूक्रेन, ये है माल्डोवा, इधर देखेंगे तो यह है अजोव सागर और इधर देखेंगे तो काला सागर। तो यह नदी रूस के वेल्दई पहाड़ियों से उद्गमित होकर रूस के पश्चिमी भाग में जाती है, फिर बेलारूस में कुछ देर तक अपवहित होती है। उसके बाद यह यूक्रेन की सीमा और बेलारूस की सीमा पर अपवहित होते हुए दक्षिण की ओर चलती है और यह पुनः फिर
पश्चिम की ओर मुड़कर काला सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। अगर इस नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे कि यह किन किन देशों में अपवाहित होती है, तो रूस हो गया, बेलारूस हो गया और यूक्रेन बहुत चर्चा में है, यह याद रखिएगा। यह नदी कौन सी? नीपर नदी यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है और आर्थिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण नदी है इन दोनों देशों के लिए। इस नदी के किनारे क्या कुछ प्रमुख नगर हैं? जी हां, देखिए, चेर्नोबिल, यूक्रेन में अवस्थित चेर्नोबिल। चेर्नोबिल की घटना भी पता होगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ब्लास्ट हुआ था, वो चेर्नोबिल नगर इसी ही नीपर नदी के किनारे यूक्रेन में है। फिर कीव, आजकल युद्ध में कीव भी बहुत चर्चा में चल रहा है, यह भी नीपर नदी के ही किनारे अवस्थित है। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो इस नदी के पूरब में यूक्रेन के पूर्वी भाग में डोंटस्क एरिया दिखाई देगा, जहां बड़े स्तर पर कोयला भंडार पाया जाता है। लौह अयस्क इसी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। रसिया इसी क्षेत्र पर अपना कब्जा चाहता है, यहां के संसाधनों पर, कि उसको उसका लाभ मिल सके। फिर हम देखेंगे यह नदी काला सागर में जल विसर्जित करती है और इसी काला सागर के तट पर, यूक्रेन के तट पर, यूक्रेन का प्रमुख नगर ओडेशा है। यह यूक्रेन का एक प्रमुख, कहा जाता है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में भी है। कौन? ओडेशा। हालांकि एक दो और हैं, लेकिन ओडेशा बहुत प्रमुख है। तो ओडेशा काला सागर के ही तट पर अवस्थित है। इसी नीपर नदी पर एक बांध का भी निर्माण किया गया है, जिसका नाम है, यूक्रेन में किया गया है, नीपर बांध। कौन सा? नीपर बांध। तो इस नदी का उद्गम वेल्दई पहाड़ी रूस से, मुहाना, नीपर डेल्टा, काला सागर यूक्रेन में, बेसिन, नदी बेसिन का विस्तार रूस, बेलारूस, यूक्रेन में। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में यह नदी यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है और महत्वपूर्ण नगर के रूप में चेर्नोबिल, कीव, ओडेशा, यह सब इसके प्रमुख नगर हैं। नीपर नदी याद रखिएगा, पूछ सकता है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत क्वेश्चन यहां से बन सकता है। यूक्रेन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मान लीजिए नदी और देशों को जोड़ने के लिए आए तो हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन बन जाए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी नदी है? डॉन नदी। जी हां, नाम डॉन समझ के डॉन मत समझ लेना इसे। यह नदी कौन सी है? डॉन नदी। अब अपने आप लोग एटलस में ध्यान से देखते हुए डॉन नदी को चलेंगे कि क्या है। यह पश्चिमी रशिया की, पश्चिमी रूस की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम जो होता है रसिया के मध्यवर्ती उच्च भूमि भाग से होता है। कहां से? रूस है ये, रूस के मध्यवर्ती उच्च भूमि यह है, इसी के समीप से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी रूस में अपवहित होने के बाद अपना जल अजोव सागर में विसर्जित कर देती है। अजोव सागर जो कि काला सागर का ही एक भाग है। इस नदी की एक प्रमुख नदी है सहायक नदी, डोनेट नदी। यह भी रूस से उद्गमित होती है, लेकिन यूक्रेन में अपवहित होने के बाद यह पुनः रूस में आकर डॉन नदी में ही अपना जल विसर्जित कर देती है। अर्थात इस नदी के बेसिन की अगर हम लोग बात करें तो रूस और यूक्रेन में हम लोगों को इसका बेसिन क्षेत्र दिखाई देता है। किसका? डॉन नदी का। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, तो हो सकता है आप लोगों को और एक चीज का लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाए। बस एक मिनट रुकिए, जब करा ही रहे हैं तो उसे भी देखिए। हाँ, ये हम लोग देख रहे थे नीपर नदी। ये देखिए बेलारूस से एक नदी अपवहित होते आ रही है, प्रीपेट नदी, प्रीपेट नदी, और आकर अपना जल विसर्जित कर रही है नीपर नदी में। प्रीपेट नदी अपवाह में ही बहुत बड़े दलदलीय भाग का निर्माण है। ग्लेशिएशन की विधि से यहां पर मृदा का निर्माण हो रहा है। यहां की मृदा का अधिकांश भाग हिम से ढका हुआ रहता है। ग्लेशिएशन या कहें इसी में ही मृदा निर्माण की जब प्रक्रिया होती है तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया के 6 प्रक्रियाएं होती हैं। सैलिनेशन, पोडोजोलाइजेशन, लेटराइजेशन, कैल्सिफिकेशन, ग्लेइजेशन। तो ग्लेइजेशन से इस प्रीपेट दलदल विश्व के सबसे बड़े दलदलीय भूमि या कहें आर्द्र भूमि के रूप में से एक यही ही हमको प्रीपेट नदी दिखाई देती है, जो कि नीपर नदी की सहायक नदी है।
इसी को ही मुझे बताना था। अब दूसरा, जिस डॉन नदी पर हम लोग बात कर रहे हैं कि रूस के मध्यवर्ती उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है, इसी के ही पास है एक टुला नगर। टुला रूस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। जी हां, उद्योग नगर है रूस का बहुत बड़ा। जब आप वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ट्रायंगल ऑफ रशिया या गोल्डन ट्रायंगल ऑफ रशिया के नाम से जाना जाता है, उसमें एक शहर टुला है। तो यह टुला नगर के समीप से ही उद्गमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट नदी है हमारी राइन नदी। जी हां, राइन नदी को अगर आप लोग देखोगे तो यह जर्मनी है, यह बेल्जियम है, यह नीदरलैंड है, और इस नदी का उद्गम होता है, यहां आप लोग देखेंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में दो नदियां हैं, वॉडरहेन और हिंटरहेन। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा मिलकर ही राइन नदी का निर्माण करती हैं। किसका? राइन नदी का निर्माण करती हैं। फिर यह राइन नदी स्विट्जरलैंड से अपवहित होकर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अपवहित होती है। फिर उसके बाद जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अपवहित होती है, और फिर यह फ्रांस की सीमा पर अपवहित होती है। उसके बाद पुनः यह जर्मनी में प्रवेश कर जाती है, फिर नीदरलैंड में जाती है, और नीदरलैंड के बाद उत्तरी सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसी नदी के किनारे नीदरलैंड का एक प्रमुख नगर है जिसका नाम है रॉटरडैम। कौन सा? रॉटरडैम। दूसरा एक प्रमुख नगर है कोलोन, जर्मनी का कोलोन औद्योगिक नगर है। इस नदी के किनारे बहुत ही प्रमुख औद्योगिक नगर मिलेंगे, इनको ध्यान रखिएगा। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे, कोलोन भी जर्मनी का है ये, और यह राइन नदी के किनारे है। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको स्ट्रॉसबर्ग दिखाई देगा, फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक जो है नगर है, यह भी राइन नदी के किनारे। फिर स्विट्जरलैंड में बेसल दिखाई देगा, यह भी स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख नगर है। तो इस नदी का बेसिन का विस्तार स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड देशों में हम लोगों को दिखाई देता है। आर्थिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है। इस नदी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस नदी के किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग केंद्र अवस्थित हैं। कौन से? उद्योग केंद्र। तो इस पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने यह कुल मिलाकर कितनी नदियों पर? 1 2 3 4 5 6 नदियों पर हम लोगों ने चर्चा की। यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों में 12 से 13 नदियां हैं, जिनमें से 6 को हमने पार्ट 1 के अंतर्गत पढ़ा। अब इसके प्रमुख नगर, इन मैप को अलग अलग बनाइएगा, अलग अलग देशों को लेकर मैंने बनाया, कौन सी सीमा से कहां अपवहित होती है। आपको निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर उन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हो, तो भारत के अपवाह तंत्र और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी अपवाह तंत्र को आपका अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।